बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे शहीद अरशद शरीफ केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस केस की समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा जो है वो भी आज पहुंची और उन्होंने अपनी दरख्वास्त जमा कराई। इससे कबल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस और सो मोटो की रोशनी में FIR दर्ज करने का कहा गया। शहीद की फैमिली ने FIR के हवाले से अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो FIR दर्ज होनी चाहिए वो वही दर्ज होनी चाहिए जो दरख्वास्त की गई है शहीद की वालदा की जानिब से। आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला कानूनी पहलू इसका क्या है, कहाँ पर ये खड़ा है और अभी तक केस के हवाले से जो कानून वज़ा करता चीज़ें हैं उसके मुताबिक कितनी पेशरफ्त हुई और कितनी मुमकिन हो सकती है। साथ ही साथ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का भी खासा जिक्र हो रहा है और तकरीबन 600 सफ़ों के करीब ये रिपोर्ट है और उसके जैसे ही तर्जुमे हो रहे हैं, फैक्ट्स जो उसके अंदर बयान किए गए हैं वो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर भी हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ बहुत एक्सक्लूसिव फैक्ट्स भी हैं जो हमारे सामने आ रहे से पहले उन पहलुओं के हवाले से बातचीत नहीं हुई और कुछ चीज़ें ऑलरेडी उसके अंदर नॉन फैक्ट हैं जो कि मौजूद थे। इसके अंदर नाम किस किस का लिया गया है, किन मौक़ों पर लिया गया है, अरशद शरीफ शहीद के साथ आखिरी वक्त में कौन राब्ते में था, फैमिली में से, फैमिली के बाहर में से कौन राब्ते में था, केन्या में कौन राब्ते में था, UAE में कौन राब्ते में था और ये सारा प्रोसेस किन मराहल से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा कि उनकी शहादत हो गई। अभी तक की क्या कार्रवाई पेश रफ्त है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन द सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल को भी कि वो किस जानिब बढ़ी, खुसूसन पंजाब असम्बली के जो मामला हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे जवेद साहिबा, ये शहीद अरशद शरीफ साहिबा की ज़ौजा हैं और ज्वाइन कर रहे हैं मुझे सईद मिनहाज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मौजूद हैं केन्या में। आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट ऑन लॉ। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जवेरिया साहिबा आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें, हमारे नाजरीन को अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स हैं, कार्रवाई है, अभी तक की जितनी पेश रफ्त है उसके हवाले से अपना जो है वो फीडबैक, अपना ओपिनियन, अपना सेंटिमेंट अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ। जवेरिया साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आप अपना सवाल रिपीट कर। जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक की जो पेशरफ्त है, सुप्रीम कोर्ट में जितनी हियरिंग हुई है अभी तक सुओ मोटो लिए जाने के बाद, ऑनरेबल जजेस के जो रिमार्क्स हैं, सारी कार्रवाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, हम तो जब से उनकी शहादत हुई है हर तरफ मतलब देख रहे थे और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन जब लोगों ने हजारों लेटर लिखे तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सुओ मोटो हुआ है, तब हम इंसाफ की तरफ करीब हैं। लेकिन जो पुलिस की मदयत में जीसी FIR दर्ज हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हमें इसी तरह लटकाते रहेंगे और हमें इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है इस मुल्क में, क्योंकि वरिसा की होते हुए पुलिस ने क्यों जो है वो कार्रवाई किया। मतलब वरिसा मौजूद है, पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, उनकी मौजूदगी में पुलिस खुद मदई क्यों बनी, ठीक है। अब ये जब हुई तो वो जो एक होप जागी थी ना, वो काफी हद तक मेरी कम हो गई। लेकिन फिर भी क्योंकि आप और मैं इसी मुल्क के शहरी हैं, हमारे तो कोई ऑफशोर अकाउंट नहीं है, बाहर के मुल्क जायदादें नहीं है, ना हमारे पास बाहर के मुल्क की शहरियतें हैं, ठीक है, ना हम पाकिस्तान विजिट पे आते हैं, हुकूमत करके वापस बोरिया बिस्तरा समेट के दूसरे मुल्कों में वापस चले जाते हैं, अपने आबाई मुल्कों में। हम तो वो नहीं है, हमने तो यहीं रहना है। करेक्ट। तो ऑफकोर्स हम इंसाफ के लिए इसी इदारे की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अच्छा, ये बताइए जवेरिया साहिबा, क्या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो सामने आ रही हैं और उन डिटेल्स में वक़ार अहमद का नाम और खुर्रम अहमद का नाम भी जो है प्राइमरीली डिस्कस हो रहा है, उनसे की गई इन्वेस्टिगेशंस का जिक्र हो रहा है। फिर ये भी जिक्र हो रहा है कि जी उन्होंने उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अरशद शरीफ साहब का मोबाइल, उनका iPad, यानी उनके जो गैजेट्स है वो भी कहाँ पे हैं, वो भी मुअल्लक जो है वो चीज़ हवा के अंदर ही, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर साथ ही साथ हमने देखा जो FIR दर्ज हुई उनके अंदर भी उनको नामजद किया गया। आप बिलखुसूस इन दो लोगों के रोल को और अभी तक की इसके हवाले से जो पेश रफ्त है उसको कैसे देखते हैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की? जी देखिए, मेरी भी बात हुई थी, मेरा भी स्टेटमेंट इसमें शामिल है और मैंने भी उनसे बहुत से सवाल पूछे थे और मैंने उनसे ये कहा था कि उनके गैजेट्स कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो केन्या की इंटेलिजेंस के पास हैं। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि उनकी ड्राइव्स भी नहीं मिल रही ना, उनकी ड्राइव्स कहाँ हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा वो तो वहाँ नहीं थी, हमसे फ्लैश ड्राइव लाए हैं। फिर जो है वहाँ से जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे थे कि केस जो है वो आईप्रो के पास है, जो कि पुलिस की क्राइम्स को जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है और उस वक्त उनकी कस्टडी में है वो तमाम पुलिस वाले। तो ये भी सवाल पैदा होता है कि कब केस वहां पे जो है वो प्रोसिक्यूशन में जाएगा और कब जो है उनको सजाएं होंगी। आया कि पाकिस्तान का कोई उनके साथ मुआहिदा है सिफारती, या इंटरपोल के जरिए से गुजारिश की जाएगी कि उन कातिलों को यहाँ पर लाया जाए। तो जो रिपोर्ट है वो मैं पढ़ने लगी थी लेकिन मैं रुक गई क्योंकि उसमें
फिर से मेरे शहीद शौहर की बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई हैं जिनमें से कुछ मैंने पहले नहीं देखी हुई थी। तो उस चीज ने मुझे बहुत सदमा और धचका दिया कि वो जो रिपोर्ट उनको कोर्ट में पेश करनी थी उसमें वो लगा देते, लेकिन जो पब्लिकली फैलानी थी उसमें से हटा देते ना। करेक्ट। वो बहुत प्राइवेट पर्सन थे, तो कभी शॉर्ट्स में भी बाहर नहीं जाते थे, या जिस तरह नॉर्मली मर्द बनियानों में घूम रहे होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो हमेशा कंप्लीट क्लोथ्स में बाहर जाते थे क्योंकि उनको पसंद नहीं था इस तरह से। उस चीज ने मुझे बहुत धचका दिया, उन जख्मों ने मुझे बहुत धचका दिया। तो अभी मैं और नहीं पढ़ सकी, जैसे जैसे पढ़ूंगी तो फिर मैं अपनी कोई राय उस पर कायम कर सकती हूँ। कोई नेगेटिविटी हुई तो मेरे वकला भी मुझे बताएंगे, मैं तो फौरन उसके ऊपर अपना रिएक्शन दूंगी। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज हुई जो कि मुझे पहले नहीं पता थी, जो कि उनके कातलों तक पहुंचने में मददगार हो, तो ऑफ कोर्स मैं उस पर भी बात करूंगी। लेकिन अभी मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ी, वो रुक गया मुझसे पढ़ने का सिलसिला कि मुझे नहीं पता था कि उसमें तस्वीरें शामिल हैं। ठीक है, आखिरी सवाल ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरवीन किया है, सू मोटो भी लिया है और केस अब ज़रा देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। आप अदर देन दिस कोई उम्मीद लगाती हैं हुकूमत से कि वो यूनाइटेड नेशन को, स्कॉटलैंड यार्ड को या किसी भी थर्ड पार्टी जो क्रेडिबल है उसकी तहकीकात आप परसू करना चाहेंगी? आप चाहती है कि खत लिखा जाए, खुद लिखना चाहेंगी? हमें खुद करना होगा, हमें कोई यहाँ मदद देने वाला नहीं है, हर काम अपना हम खुद ही करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कुछ करना हुआ इंटरनेशनली वो भी हम खुद करेंगे, इस हुकूमत ने कुछ नहीं करना। जो करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते, लेकिन वो क्यों करेंगे? उनको क्या लगे प्रेस फ्रीडम से, उनको क्या लगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी जवेरिया सिद्दीक साहब हमारे साथ थी आपके वक्त का। सईद मिनाज साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप केनिया में मौजूद हैं और बहुत क्लोजली आपने इस केस को देखा, रिपोर्ट किया, अपने एनालिसिस शेयर किए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं और उनमें प्राइमरीली दो चीज़ें हैं जो केनिया के हवाले से जुड़ी हैं, जिसमें एक ये कि केनिया में मैक्सिमम चीज़ों को ज़ाहिर है अंडर कवर रखा जा रहा है। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहती है कि हमसे वो कॉपरेट उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। शहीद अरशद शरीफ के गैजेट्स जो हैं, उनके आईफोन या आईपैड या उनकी फ्लैश ड्राइव जिसका जिक्र उनकी जो है वो अहलिया भी कर रही हैं। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, व्हाई दे आर नॉट कोऑपरेटिंग? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग अभी तक? देखिए, इसमें इनसे मेरी फौरन जब ये केस हुआ है उसके बाद कुछ ऑफिशियल से बात की थी, तो एक तो चीज बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मली इनके साथ कोई रिक्वेस्ट नहीं की। अच्छा, कोऑपरेशन के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो कुछ ये कह रहे हैं कि 2 मेंबर की टीम या 3 मेंबर्स की टीम आई थी, क्योंकि आप पहले दिन से देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या फॉरेन ऑफिस का जो किरदार है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब सा है कि आपका एक शहरी यहाँ पे एक बड़े सस्पिशियस अंदाज में उसको कत्ल कर दिया जाता है और उसके ऊपर यहाँ का जो एम्बेसडर है वो फौरन खड़ी होकर कह देती है कि जी ये तो जो पुलिस ने कहा है बिल्कुल ठीक है और ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी में मिस्टेकनली वो फायर हो गया। अब जब आपका फॉरेन ऑफिस अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की बजाय और इन्वेस्टिगेशन डिमांड करने की बजाय मनोवन पुलिस का एक ऐसा बयानिया जिसके ऊपर यहाँ की अवाम उसको मानने को तैयार नहीं थी, उसके ऊपर आपकी एम्बेसडर खड़ी होके लाश के सहारे की ये कह रही हो कि ये तो मिस्टेकन आइडेंटिटी है, तो उससे आपको गवर्नमेंट की इंटेंट सामने मिलता है। लेकिन आप सही साहब जिस इन्वेस्टिगेशन फॉर्मल रिक्वेस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, आप तो जानते हैं कि ऑफिशियल वहाँ मौजूद थे, तस्वीरें भी हमने देखी जिसमें वहाँ के फोर्सेस के जो भी लीडर थे उनसे भी उनकी मुलाकातें चीफ्स वगैरह से हुई। फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ से एक ऑफिशियल वर्जन भी जो है पुलिस का सामने आया। तो ये मतलब कैसे मुमकिन है कि ऑफिशियली जो है वो जिस तरह आप कह रहे हैं रिक्वेस्ट कोई स्पेशल तरीकाकार होता है रिक्वेस्ट जनरेट करने का, या जो हुआ दैट वाज नॉट इनफ? गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं टू ज्वाइन दी इन्वेस्टिगेशन। ऐसी कोई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कीनिया को नहीं की गई। वर्बल रिक्वेस्ट करना और चीज होती है, जो पेपर पर होता है ना वो और चीज है। वर्बली आपका प्राइम मिनिस्टर कॉल करके कहते हैं जल्दी से जल्दी भिजवा दें और इन्वेस्टिगेशन करें। मेरी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा तो बड़ा ही महदूद है, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस चीज पे चल रही है कि जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने शूट जो किया है वो एज पर द लॉ किया है। क्योंकि ये ध्यान में रखेंगे कीनिया के अंदर पुलिस के पास शूट एट साइट ऑर्डर्स हैं। अगर वो किसी भी चीज को डिस्ट्रेस में देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है पुलिस वाले यहाँ। वो सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इजाजत दे रखी है शूट एट साइट करने की, उसके प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो किए हैं कि नहीं। जो गन से
निकले हैं बुलेट्स, वो वही गन थी या कोई और गन थी, वो तो सिर्फ इन चीजों को देख रहे हैं। ना उन्होंने किसी गैजेट्स की जिक्र किया है, ना उन्होंने किसी ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जिनको हम ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ रहें। आपकी कुछ आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन आ रही है, आप मेरे साथ हैं। मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। आरिफ चौधरी साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। आरिफ चौधरी साहब, सर ये फरमाइएगा कि अब जिस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और आज भी इसके हवाले से हेयरिंग हुई, कल भी हुई, अहकामात भी जारी किए गए, अब मामला जहाँ पे मैं समझ पाया अभी तक वो ये है कि शहीद की जो वालदा हैं उनका कहना है कि जो वो लिख रही हैं, जो कि हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है, उसके मुताबिक FIR कटनी चाहिए। जबकि उन्होंने जो दरख्वास्त लिखी उसको मैंने भी पढ़ा, तो आप मुझे ये बताइए कि वो दरख्वास्त एक्सेप्ट हो सकती है? ऑनरेबल जजेस उसको एक्सेप्ट करके FIR उसी के मुताबिक काट के इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर सकते हैं, या जो कट चुकी वो कट चुकी? क्योंकि ऐसे कानून भी जो है बताया जाता है कि जी एक दफ़ा FIR हो जाए तो दोबारा नहीं हो पाती। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि जो जवेरिया साहिबा ने, जो मरहूम की बेवा है, उनकी बात से मैं काफी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। और वो बात यह है कि अगर हमारी सूरत हाल ये हो कि एक केस जिसको आज नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया हो और मौजूद हो खुद वारिस जो मिन्नतें कर रहा हो और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो कि मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर भी उस मुद्दई को मुद्दई नहीं बनाया जाता जो वारिस है, तो उससे आप सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं। ये दो हाई प्रोफाइल केसेस है। इससे पहले इमरान खान वाला मामला, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ और कुछ लोग मर गए, लोग जख्मी हुए, एक शख्स शहीद हो गया, उसमें भी नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा फौरी मुकदमा दर्ज करो, और मुकदमा दर्ज कराने वाले उनकी एप्लीकेशन, उनकी दुहाइयां एक तरफ रही और मुकदमा पुलिस ने अपनी मुदायत में दर्ज कर दिया। इस तरह कि जिस तरह एक लावारिस का मुकदमा होता है, और ये केस भी, इसमें भी ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की मुतअद्दिद एप्लीकेशन, मुतअद्दिद उनकी दरखास्तें और उनके जो पैगाम थे और मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, उसको मैं समझता हूँ काबिल इस्तायश अमल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की हसासियत को समझते हुए इसको बाकायदा उन्होंने नोटिस दिया। लेकिन आप जरा देखें सितम ज़रीफी और हमारे कानून का ये आलम कि इसके बावजूद यानी वो FIR जो दर्ज हो रही है वो पुलिस की मुदायत में हो रही है, और ऐसा ये सेक्शन 154 में मौजूद नहीं है, और आज से पहले ऐसा कभी हमने देखा नहीं था। अब अगर ये बात हो गई, आप एक कानून की बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक जजमेंट है सुगरा बेगम केस जिसका हवाला दिया जाता है, बड़ी लेटेस्ट जजमेंट है, जिसके मुताबिक कोसा साहब ने वो जजमेंट आतर की थी। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर कोई केस ऐसा हो कि FIR जब एक दर्ज हो जाती है तो उसके अलावा दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती, सिर्फ बयानात हो सकते हैं, उसी में जो भी सब्सिक्वेंटली वो मुद्दई अपना बयान देना चाहे या गवाह बयान देना चाहे वो हो सकते हैं, और उन बयानों की वो हैसियत नहीं होती जो FIR की होती है, क्योंकि बेसिकली FIR जो है वो इग्नाइट करती है कानून के इंजन को, और कानून के इंजन को जब इग्नाइट करने वाला अमल जो है वो मुद्दई उसकी पुलिस हो जो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है, यानी मुद्दई के पास तो इवन उस केस से पीछे हटने का भी इख्तियार होता है। तो आप क्या हम सोचेंगे कि इसमें क्या होगा, और फिर अदालत ने अब जो ऑब्जर्वेशन दी है उन्होंने सही ऑब्जर्वेशन दी है, और उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा जी कि तहकीकात करना हमारा काम नहीं है, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। और फिर ये देखें कि जो मरहूम की वालिदा ने जाकर 5 वो जो कापियां थी लेटर की वो तमाम जज साहबान को दी, जज साहबान ने देखी और उसमें सारी कहानी मौजूद थी, और अदालत ये कह रही है कि जी जब आपके पास इन्वेस्टिगेशन वाले आए और आप उनके साथ जाके उनके पास ये बयान रिकॉर्ड करवाएं, तो इसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। होगा कुछ भी नहीं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है
जो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि काफी मायूसी की बात है, और FIR वाले अमल से लेकर आगे तक और पिछले केस की बैकग्राउंड को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि जो इस केस में जो लोग हैं वो उनकी ताकत कम हो गई है और वो किसी सूरत में ऐसा कर सकते हैं कि उनके खिलाफ, यानी वो कमजोर हो गए और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सके। बाकी ये सारी, और जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट आपको बता रहा है कि वहां तो तहकीक से इस बात की हो रही है कि क्या उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से इनहराफ किया है या उसके मुताबिक चले हैं, वहां तो तफ्तीश नहीं हो रही। लेकिन मेरी सुने आपका अपना, यानी एक और जरा अंदाजा लगाए कि जिस मशीनरी की सरबराह जो है वो वहां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो हालत थी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन्हें इतनी हाथ थी और इतना गुस्सा था कि वो एक इसके ऊपर तहनीयत यानी अफसोस करना या जरा बराबर कोई रिमोर्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तो क्लियरली जो इंडिकेशन दी वही इंडिकेशन, वो उन्होंने उसके बाद उनकी शहादत के बाद एक ट्वीट भी की थी, जिस ट्वीट को उन्होंने हटा दिया, उसमें उन्होंने माजरत भी कर ली और उसके ऊपर ये सवाए एक कार्रवाई के जो बजाय नजर आ रही है चंद दिन चलेगी, लेकिन ये वो उस तरह यानी अंजाम पजीर होती है कि जो वाकई जो मुल्जिम है, जो इसमें मुलव्वस है, जिनके कहने पे वो निकले, जिनके कहने पे वो UAE से निकले और फिर कीनिया जाना पड़ा और उसके बाद इस तरह जिंदगी उनकी तंग कर दी गई, और जिस तरह उनके वरसा जो है वो पुकार कर पहले दिन से एक चीज बयान कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये शायद इल्म हो कि जो वकील था यहाँ बैरिस्टर शुएब रज़ाक, जो उसका करीब तरीन मरहूम का साथी था, उसको भी मुल्क छोड़ना पड़ गया है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी आ रही मुझे ये बताएं कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया, पहले तो तकरीबन 2 महीने जैसा टाइम गुजर चुका है और उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा कंसर्न रेस किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे बहस हो रही थी कि जी अदालत जो है, जज साहिबान जो हैं, स्पेशली चीफ जस्टिस साहब जो है, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अरशद शरीफ शहीद की भी दरखास्त उनके पास मौजूद है, शहीद की वालदा की भी दरखास्त उनके पास मौजूद है, बहुत सारी और भी पिटिशन सहाफ़ियों की जानिब से भी जो है रिक्वेस्ट उनको की गई और फाइनली उन्होंने सो मोटो ले लिया। लेकिन आप जो अभी अपना एनालिसिस दे रहे हैं उससे यूं लगता है कि रिजल्ट इसमें से कुछ भी नहीं निकलना, क्योंकि जो बेसिस ही हैं इस केस को फाइट करने की वही वीक जो है वो डिलिबरेटली सेटल की गई हैं। तो फिर मुझे ये बताइए किस चीज़ का इदराक या अंदाजा आला दलिया को नहीं है? आला दलिया जब ये सारे एक्सरसाइज कर रही है तो फॉर डूइंग व्हाट? आई मीन दे हैव टू सर्व जस्टिस। तो आप अगर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं मिलना तो इस एक्सरसाइज का क्या फायदा? फिर ये बताएं ना, वाई इस तरह एक तो एको खत्म करे, इसकी आवाज में एको आ रही है। अच्छा, मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये अदालत तो बाहर सूरत लोगों के कहने पर अपना फर्ज पूरा कर रही है, उन्होंने जो करना है, लेकिन ये काम आगे आप देखें, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ होनी है, किन लोगों ने आना है? GIT अगर बनती है या जो भी तफ्तीशी लोग हैं वो किनके मातहत है? उनकी ताकत है कि वो इस तरह कर सके जो उनके कहने पे, मुद्दई के कहने पे मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। वो कोई बयान या कोई ऐसी बात आने देंगे कि जिसमें मुलव्वस लोगों का जिक्र आ सके और उनके किरदार को नुमाया किया जा सके और उसके बाद तफ्तीश उस रुख की तरफ चले जिस तरफ जाए बगैर ये मुकदमा अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता। इसमें सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, वो कर रहा है सारी कार्रवाई। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं यही सोच रहा था कि जिस वक्त उन्होंने ये उसी दिन FIR लिखी है पुलिस की मुद्दत में, मेरे ज़हन में ये था, मैंने टेस्ट ये रखा हुआ था, लिटमस टेस्ट, और मैंने एक प्रोग्राम में ये क्लियर कहा था कि ये आज जो मुकदमा होगा पुलिस की मुद्दत में दर्ज होगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ इसमें। तो मैंने टेस्ट ये रखा हुआ था, लिटमस टेस्ट, कि अगर ये पुलिस अपने मुद्दत में दर्ज करती है तो इससे आपको वो मतलूबा नतायज नहीं हासिल हो पाएंगे, होने चाहिए थे। जबकि विक्टिम जो पार्टी है, जो विक्टिम की फैमिली है, उनकी जानिब से दी गई दरखास्त के ऊपर मुकदमा होना चाहिए था। मेरे साथ रहे भी, मैंने बहुत सारी आपसे बातें पूछनी है। ये फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा सईद मिन्हाज साहब, बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही है, लेकिन केनिया से आने वाली चीजों में तो एक तरफ पेशरफ्त है या रुकावट है, लेकिन उन्हीं के अंदर 2 किरदार भी हैं। एक जो है वो वकार साहब और एक खुरम साहब हैं। मैं चाहता हूँ आप हमें थोड़ा सा बताइए कि ये लोग कौन हैं और इनसे अभी तक की जो
इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं वो क्या की गई हैं, और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है इन दोनों के रोल के हवाले से? क्योंकि पाकिस्तान में जो एफआईआर कटी में इनको नामजद किया गया है, जो जेआईटी ने फाइंडिंग दी उसमें भी उन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स और उंगलियां रेज की और उन्होंने कहा इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनके रोल को कैसा देखते हैं आप सईद साहब? अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले कर रहा था कि यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है ना, वो इनको मजलूम के तौर पे देख रही है, वो इनको मुल्जिम के तौर पे नहीं देख रही। पहले तो ये चीज क्लियर कर लें। ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनके नजदीक इनका एक साथी जो इनकी साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था उसको पुलिस की पूछा, तो ये तो मसला है यहाँ पे। इन तो उस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही जिस लेवल के ऊपर हम उधर बात कर रहे हैं या पाकिस्तान में आप लोग सोच रहे हैं, उस लेवल पे कीनिया में नहीं हो रही। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये तकरार या इनको आप इस तरह, और ये यहाँ के शहरी नहीं है, ठीक है, ये कनेडियन शहरी जो यहाँ पे रह रहे हैं। अब आप थर्ड कंट्री में वो रह रहे हैं, पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान एक्स्ट्रेडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है। एक मुबहम सी ट्रीटी है 1968 जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हवाले से। ठीक है। तो सबसे पहले उस ट्रीटी के तहत भी आपको पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये दोनों मुल्जिम हैं, वो पाकिस्तानी पुलिस करेगी। और इस सारे करार के अंदर जो अभी हमारे दोस्त कह रहे थे और जवेरिया भी कह रही हैं, उससे ऐसे लग रहा है पुलिस तो ये साबित कर नहीं सकेगी क्योंकि उनकी तो एजेंसी है इन दोनों तक, और ये दोनों पाकिस्तान आए नहीं, और ये दोनों कीनिया शहरी भी नहीं है, दोनों कैनेडियन शहरी हैं। तो फिर इस सारी सूरत हाल में मासवा इसके कि इसको वो अशुई करने के अलावा ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जब यहाँ पे बैठी हुई आपकी हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदा जो एम्बेसडर हैं वो ये कह देती हैं कि जी अरशद को पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई थ्रेट ही नहीं था, वो तो यहाँ पे सैर सपाटा कर रहा था। ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की जो यहाँ पे बैठ के ये कह रही हैं। जब वो ये कह रही हैं तो ये किसका मौकफ हुआ? ये हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ हुआ। फॉरेन ऑफिस के बगैर तो वो कोई लफ्ज कुछ ही नहीं ना करेंगे यहाँ पे। तो जब ये स्टेटस हो, और दूसरी तरफ आप जो बात कर रहे हैं, तो इस सारी बात में मैं इसको लुब्बे लबाब जी कहूंगा कि जो पहले भी ये कह चुकी है कि ये यूएन के लेवल की इन्वेस्टिगेशन होगी तो शायद इसमें से कुछ नहीं, टाइम जितना गुजरता जाए एविडेंस गायब होती जाएगी। ऑलरेडी हमें पता है एविडेंस कोई कलेक्ट की नहीं है यहाँ पे, जो जाएगा उसकी कलेक्ट की, उसके घटी झगड़ा था उसकी कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ की पुलिस कहती है वो तो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। तो यहाँ पे आया कैसे, वो क्यों रह रहा था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आरिफ चौधरी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, अब मेरे साथ ही रहिएगा मिनाज साहब। आरिफ चौधरी साहब, सर ये फरमाइएगा कि क्या एट एनी स्टेज आपको लगता है कि अदालत हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कर सकती है, इंस्ट्रक्ट कर सकती है इस केस के मामले में कि अभी तक की जितनी इन्वेस्टिगेशन है जिस पे उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया, कमेटीज़ के ऊपर उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया है, क्या यूनाइटेड नेशन या स्कॉटलैंड यार्ड या किसी भी ऐसे तहकीकाती इदारे को, मुल्क को एंगेज किया जा सकता है जिसकी क्रेडिबिलिटी या जिसकी न्यूट्रलिटी के हवाले से जो है वो कोई कंसर्न्स ज़्यादा ना हो? क्योंकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऐसे मामलात के अंदर तहकीकात करता है। फ़लस्तीनी अल जज़ीरा की सहाफ़ी जो है शीरीन अबू अखिल का जो मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी इजराइलीज़ की जानिब से, उसके अंदर भी यूनाइटेड नेशन ने रोल प्ले किया, मोहतरमा की शहादत के ऊपर उन्होंने रोल प्ले किया। क्या अदालत की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है इस मामले में? कोई कानून क्या कहता है इस बारे में? और खास तौर पर जिस तरह की अब तक सूरत हाल है कि हुकूमत वक्त जो है उसके खिलाफ उंगलियां उठी हैं, केस के बुनियादी तौर पर उसके अपने कारफरदाजान जो हैं उनका रवैया सारे का सारा सामने आ रहा है। जिस तरह आपके नुमाइंदा फरमा रहे हैं वहां से, कीनिया से, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि दो केसेस जो है इनकी, दोनों मर्डर्स की या एक मर्डर अटेम्प्ट की जो कामयाब ना हो सकी, एक ही जगह प्लानिंग हुई और एक ही अंदाज में प्लानिंग हुई और उसमें एक ही तरीके का तय किया गया कि इसमें करना क्या है। और उसके नतीजे में आपने देखा कि अल्टीमेटली जब एफआईआर पहली दर्ज होती है तो एक ऐसा शख्स जिसको यूं समझे कि एक स्केयर क्रो था,
उसको, यानी एक फर्जी करेक्टर था जिसको ला के खड़ा कर दिया गया और तोते की तरह उससे बयान रिकॉर्डेड जो था वो सुना दिया गया एग्जैक्टली उसी तरह, और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसी नॉमिनेट किया गया कि यही है जो कत्ल करने वाला है, यही कोई साजिश नहीं हुई, किसी ने इसे कहा नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह आपने वहां 2 शख्स जो है जिनके पास वो गए हुए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। और इस सारे अमल में ये बात आप देखिए, इन्हें भी पता है, पुलिस वालों को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है कि किसी कैनेडियन सिटीजन को आप यहाँ नहीं ला सकते, वहां की हुकूमत के पास भी इख्तियार नहीं है। और वो क्यों करेगी कैनेडियन सिटीजन को, क्यों, किस तरह आप वापस यहाँ लाएंगे, और उनके खिलाफ क्या तफ्तीश होगी, क्या तहकीकात हो रही है। और जिस तरह आपके नुमाइंदे ने कहा, एग्जैक्टली यही मैं सोच रहा था कि वहां तो उन्हें वो मजलूम समझ रहे हैं और वो दे आर नॉट एक्यूज। किस जगह उनके अक्यूज के तौर पर किसी रोल को मुतय्यन किया जा सकेगा और उसके नतीजे में आगे उनके बयानात की रोशनी में फर्दर जो मुलव्वस है लोग उन तक हाथ पहुंचेंगे। क्योंकि पहली बात तो ये कि आप उनके खिलाफ तहकीकात नहीं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुला रहे, ना आपकी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ना आपका फॉरेन ऑफिस। और एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पर जो यूएई से वो निकले थे, यूएई से निकले थे, वो हुक्म हमारे फॉरेन ऑफिस का था, वजीर खारजा का हुक्म था, यानी जो अदरवाइज उन्होंने वैसे डिनाई किया, उन्होंने कहा जी मेरा कोई हुक्म नहीं था। नहीं, डिनाई करना और बात है, लेकिन उनके हुक्म के बगैर कौन कर सकता है। ये फॉरेन ऑफिस की सतह पर ही मामला तय होते हैं कि जनाब किसी शख्स को आप, ये हमारे लिए खतरा है, इसे यहाँ ना रहने दें। अदरवाइज यूएई का उनके पास वीजा मौजूद था, उन्हें कैसे निकाला जा सकता था। ठीक है। तो ये सारी चीजें, यहाँ तक आपने ये कहा, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट यकीनन ऐसा करेगी, मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उनका इसमें रिजॉल्व है, डिटर्मिनेशन है, और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिए, बाकी जज साहबान कंसर्न है इस सारे मामले में, उसमें इसी नतीजे पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें नजर आ रही है कि इन जो है ना जी, इसमें तेल नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब मेरे साथ रहे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आप सईद मिनाज साहब का हम शुक्रिया करेंगे, ज्वाइन कर रहे थे मैं केनिया से। चॉइस साहब आप मेरे साथ रहे, मैंने कुछ पॉलिटिकल चीज़ों पे भी आपसे कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से चीज़ें जाननी है। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में अब गुफ्तगू करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सियासी सूरत हाल का जब जिक्र करें तो मौजूदा जो इस वक्त सबसे बड़ी या अहम तरीन चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उसमें पंजाब समेत केपी असम्बली की रेजोल्यूशन का मामला है, और बिलखुसूस पंजाब की असम्बली की रेजोल्यूशन का मामला है। इमरान खान साहब इसी महीने में असम्बली डिज़ोल्व किए जाने का कह चुके हैं, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जनरल इलेक्शन फौरी कॉल अप कराएं। शेख रशीद साहब ने भी खैर मीडिया से गुफ्तगू की, मेरे प्रोग्राम में भी कल आया, और उन्होंने कहा कि जी 30 तारीख से पहले हर सूरत ये हो जाएगा। जबकि चौधरी परवेज़ लाई साहब की जब हम देखते हैं तो परवेज़ लाई साहब ने एक निजी टेलीविजन पर जब इंटरव्यू दिया तो पहले मार्च की डेट थी, फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, उनका कि जी मुद्दत पूरी करनी होगी। सारा मामला है क्या, ज्वाइन करें तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहबा। ये फरमाइए, अभी ये असम्बली की तहलील वाला मामला कहां पर आकर रुका हुआ है, कहां लटका हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई। देखें, इस वक्त 2 चीजों के ऊपर चेयरमैन इमरान खान साहब और सीएम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो कंसेंसस है, जो इत्तफाक हो चुका हुआ है कि असेंबलियां जिस वक्त चाहेंगे इमरान खान साहब इंशाल्लाह, हमारे चेयरमैन साहब, उसी दिन उसी वक्त असेंबलियां इंशाल्लाह तहलील हो जाएंगी। गवर्नमेंट चलाने के ऊपर और जिस दिन असेंबलियां तहलील करनी है, इसके ऊपर दोनों का इत्तफाक है। बाकी सारे मामला छोटे हैं, सेकेंडरी है कि उन्होंने ये बात क्यों कह दी, इसके ऊपर ना पीटीआई को, पीटीआई से मुराद मेरी चेयरमैन साहब की मुराद है, और हमें उनके किसी भी तरह के मौक़िफ़, किसी भी तरह की स्टेटमेंट, किसी भी तरह के इंटरव्यू के ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो तो कह चुके हैं ना, मार्च की डेट थी, फिर असेंबली कंप्लीट करने की डेट दी उन्होंने। कंफ्यूजन है इसके ऊपर लोगों को। नहीं, कंफ्यूजन ना रहे इस पे हम क्लियर करें ना, आपके उसका क्या मामला है? क्लियर कर रही हूँ, सुने आप। बेसिकली इस चीज के ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सुने, मुनस इलाही साहब को सुने,
उनका इत्तेफाक है कि असेंबलियां उसी दिन तहलील होंगी जिस दिन चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे और वो कह देंगे तो हो जाएंगी। उसके बाद अगर किसी का ओपिनियन है कि बेहतर ये है कि जी फलां महीने को फलां डेट को की जाए, अगर ऐसे हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, तो वो तो एक ओपिनियन है ना वो। और उनको किसी को भी ये लगे, वो हमारे पार्टी के लोग हों, हमारे इत्तेहादी हों, कि अगर ऐसे हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, तो ये ओपिनियन देने का तो हक रखता है हर कोई। और किसी हद तक ये सोचा भी जा सकता है कि किसी की ओपिनियन में वजन भी हो सकता है, लेकिन असूली फैसला ये है कि असेंबली उसी दिन तहलील होनी है जिस दिन चेयरमैन इमरान खान साहब ने चाहना है, और वो हो जानी है। ठीक है, इसमें यानी आप ये कैटेगोरिकली कह रही हैं कि डिसाइडेड है कि असम्बलियाँ तहलील होनी है और जब इमरान खान साहब कहेंगे तब तहलील होनी है। अलबत्ता ओपिनियन हो सकता है और ओपिनियन हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है। जिस तरह चौधरी साहब ने भी कहा मार्च की वो कह रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर कह रहे हैं, वो उनका ओपिनियन की हद तक ही। अच्छा, अब ये दूसरी चीज़ फरमाइएगा कि इस सारे मामले में एक और चीज़ जो है वो खासा उसका जिक्र हो रहा है, और वो ये है कि कुछ आपके अरकान जो है वो इस्तीफ़ा ना दिए जाने के हवाले से भी बातें हो रही हैं और उनको कुछ ऑफ़र्स भी आ रही हैं। दूसरी जानिब से जरदारी साहब भी खासे एक्टिव हैं, शुजात साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया या कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर भी बहस तो जारी है इस हवाले से। जी मुसर्रत साहब सुन पा रही हैं आप मुझे? मुर्तजा साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 बोलिए। जी, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि ये बिल्कुल भी ये जो आप बात करें इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। उसकी वजह है कि ये रिजाइन किसी ने भी नहीं करना, ये असेंबलियां तहलील होनी है। जब असेंबली तहलील होती है तो कोई चाहता है या नहीं चाहता उसकी सीट खत्म हो जाती है। तो इसमें तो सारी असेंबलियां तहलील होनी है, रिजाइन करने की ऑप्शन कभी जेरे गौर ही नहीं रही, तो लोग इनकार क्यों करेंगे? मुझे तो हैरत होती है समटाइम्स कि कैसे चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया जाता है। देखें, दो सूबे जिनमें पंजाब एंड केपी, वहाँ रेजिग्नेशन तो किसी ने भी नहीं देने, रिजाइन होना ही नहीं है, वहां पे तहलील होनी है। रिजाइन होना हो तो वो होगा बलूचिस्तान में। और वो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, वो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे थे कि अगर नहीं पॉसिबिलिटी सीएम साहब डिसॉल्व नहीं करते तो फिर ज़रा पीटीए के पास ऑप्शन रेजिग्नेशन की रह जाएगी, रेजोल्यूशन तो नहीं होगी इस सूरत में। नहीं, उसके ऊपर हम दूसरी लीगल ऑप्शन पे जाएंगे। हम ये थोड़ा करेंगे कि जैसे लोगों का एक ये भी एक मौकफ है, कुछ लोगों ने ये फर्स्ट मीटिंग में समटाइम्स लीगल या पार्लियामेंट्री जो अमूर है उनके ऊपर लोगों का इतना अबूर नहीं होता, ठीक है। तो लोगों को शायद लगा, हमारे कुछ मेंबरान को, वो एक और दो के क्वेश्चंस थे जब चेयरमैन साहब ने हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग से खिताब किया। सवाल ये थे कि अगर हम रिजाइन कर दें तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे वफाक से हमने रिजाइन किया तो उन्होंने गवर्नमेंट भी बना ली और ऑपोजिशन भी कोई नहीं है। तो उस पे फिर हमारा जवाब ये था कि रिजाइन तो करना ही नहीं है, गवर्नमेंट तो छोड़नी ही नहीं है, तहलील करनी है, खत्म करनी है और नए मैदान में जाना, और 90 दिनों के अंदर आपने फिर आ जाना 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें लेके। तो इसलिए ये चीज कभी जेरे गौर ही नहीं रही, ना किसी को कोई, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सियासी ना बल्द होएगा कि जिसको इस चीज का इदराक ना हो कि किसी और जमात को या किसी और के झांसे में आना अपनी सियासी खुदकुशी करने के बराबर है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी को कोई गलत फहमी थी तो उन लोटों का हशर देख के और वो खत्म हो गई हुई है। और उस वक्त सबसे ज्यादा अटेम्प्ट उस वक्त हुई थी। मुर्तजा डार साहब इस वक्त जो हमारे साथी है ना, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये वो है जिन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, और जो जिस लेवल का लोगों ने प्रेशर सहा, लोगों ने अब अपने आप को पेश कर दिया, अपने बोला कि हमें हमारे सीनों में गोलियां मारे लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है। अब हम अपनी अब हम लोगों को इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब का साथ नहीं लोग दे रहे, लोग अपने आप का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। लोग इसको इसके मुतरादिफ ही समझते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई इस वक्त, और वैसे भी किसी को कोई फोन कॉल अभी तक तो हमारी पार्टी में तो रिपोर्ट नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ हैं, मैंने और चीज़ें भी आपसे जाननी है। आरिफ चौधरी साहब, सर ये फरमाएं कि असम्बली की तहलील का मामला तो ज़ाहिर है एक तरफ इसमें बहुत सारे आइनी ग्लिचेस भी हैं जिसका जिक्र हुकूमत प्राइमरली भी ज़्यादा कर रही है, वफाक बैठी हुई, लेकिन अदर दैन दैट एक और मामला भी जारी है और वो सलमान शहबाज साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। और इतलात ये हैं कि वो बहुत जल्द इसी महीने जो है वो पाकिस्तान आने वाले हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि उनके केसेस हैं यहाँ पे, मतलूब है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। क्या होगा अगर वो पाकिस्तान आएंगे, लॉ क्या कहता है, और इसके अलावा और कौन कौन सी ऑप्शन हैं जो वो आपके ख्याल से इख्तियार करेंगे, क्योंकि ऐसी राह हमवार करने की मुकम्मल कोशिश जारी है। डार साहब, ला जो भी कहता है वो बिल्कुल कहता रहे।
लॉलेसनेस का जो तकाजा है वो पूरा होगा, और ओवर एंड अबव लॉ जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है मुसलसल। लॉ तो बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई शख्स सजा याफ्ता हो और वो सजा काटे बगैर मुल्क से बाहर चला जाए। लॉ तो कतई इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन लॉ के होते हुए ये सब कुछ हुआ। अब आप ये जेहन में रखें कि ये जो गवर्नमेंट आई थी और इस गवर्नमेंट ने जो कुछ करना था, इनकी कारकर्दगी बाकी सारे मामलात में सिफर है, लेकिन अपने मुकदमात के मामले में इनकी 100% कामयाबी है। इससे आप लॉ की कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी होगा क्या, उसी तरह जिस तरह डार साहब आए हैं, बिल्कुल उसी तरह बल्कि उससे भी बेहतर अंदाज में प्रोटोकॉल के साथ वो लोग आएंगे। क्लियर कर दें, साग डार, मैं भी डार हूं। हाँ जी, मैं आपको अर्ज करता हूं कि आप डार हमारे साथ डार है, कि हम उस डार की बात करते हैं जो सारी डार इकट्ठी चलती है। आप तो हमारी डार का हिस्सा है ना, तो बात हमारी तरह के आम डार है जी। तो इस डार की सूरत हाल जो है वो ये होगी कि जनाब जब तशरीफ लाना चाहेंगे सुलेमान शहबाज साहब, तो उनके लिए रास्ता मौजूद है। FIA उनके घर की लौंडी है, नैब जो है उनकी अपनी है। अदालतों में नवाज शरीफ साहब का रास्ता ऑलरेडी साफ हो चुका है। ये जो फैसला आया मरियम नवाज का, उसमें साथ उन्होंने कह दिया कि जनाब ये तो पहले नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी तो साबित करे ना, मलकियत उसकी है, फिर ही बात आएगी ना मरियम की। यानी वो उस प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं और वो उसकी मलकियत जो है वो FIA नैब को नजर नहीं आ रही और ना नैब साबित कर सकता, और अदालत कहती है कि जनाब आपका काम है, वो खुद बोले या ना बोले, ये आपका काम है कि साबित करे, ये अक्यूज को नहीं साबित करना। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये होगा कि उनको बेल मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, और उसके बाद चंद दिनों में मुकदमात उनके अदालतों में पेश होंगे और FIA जाएगी और बयान देगी कि जनाब देखा इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला, और अदालत फिर नैब भी जो है वो भी जाके अपनी बात करेगी, अदालत फिर फैसला लिखेगी और नैब के खिलाफ बातें होगी, काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगी स्ट्रॉन्ग के देखे जी नैब और प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल कोई केस साबित नहीं कर सके। और शर्मनाक बात है कि बेचारे मासूम लोगों के खिलाफ इस हद तक मुकदमात इस तरह चलते रहे, और बड़े बाइज्जत तौर पर, यानी इन्वर्टेड कॉमास में जो बाइज्जत कहते हैं उसमें वो आके जनाब यहाँ रहेंगे, उन्हें कौन पूछने वाला, ये मुल्क उनका है। ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ रहे मुसरत साहिबा। एक आप पे और मतलब आपसे मुराद आपकी जमात पे एक बहुत बड़ा जो लोग कंसर्न रेज करते हैं वो ये रेज करते हैं कि जिस तरह चॉइस फरमा रहे हैं कि नैब की कवानीन अपनी मर्जी के करा लिए, केसेस में अपने आप को हुकूमत ने जो है वो रिलीफ दिलवा दिया, द लिस्ट गोज ऑन, FIA समेत बहुत सारे इदारों को उन्होंने मोल्ड करके अपने राहें हमवार कर ली। ये सब कुछ मुमकिन ना होता अगर आप लोग ऐवान के अंदर बैठे होते और एक सख्त अपोजिशन का सामना उनको होता और ऐसे कवानीन पास ही ना हो पाते। अभी तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए मुर्तजा साहब के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी कुर्सियों और अपने जो आपके उसूली मौक़िफ़ होता है वो इन तमाम चीजों से बालातर होता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जब फैसला किया था रिजाइन करने का, तो देखें वो एक प्रिंसिपल स्टैंड था, और उस वक्त जो अवेलेबल ऑप्शंस थी उनमें ये ज़ाहिर सबसे सख्त तरीन और मुश्किल तरीन फैसला था, लेकिन लिया। अब जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि मतलब पाकिस्तान के साथ इस तजर्बाकार टीम ने जो कुछ कर दिया है, तो फिर तो ये वाजे होता है कि ठीक ही है, हमने ठीक फैसला किया है। आपने बाज़ औक़ात अपने जात से बालातर होके अपना इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपना जाती और सियासी नुकसान तो किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए किया। आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग देखें, हुआ ये कि उस वक्त तो एक मफरूजा था कि हमने चीजें ठीक नहीं की, और ये तजर्बाकार टीम है इन्होंने आके दूध और शहद की नहरें बहानी है, चीजें लोगों को फ्री मिलनी है, मुफ्त मिलनी है, बड़ी सस्ती मिलनी है, जो भी बयानिया बनाया गया जिसके तहत ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। आज तो 8 माह के बाद 2 करोड़ लोग मजीद आपने खते गुर्बत से नीचे ले गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से भी नीचे। ये डेटा आप चेक कर सकते हैं, बहुत बुरे हालात जा रहे हैं जी। अगली बात सुने कि 22 लाख लोगों को 8 माह के अंदर आपने खैर से बेरोजगार कर दिया है, और जिनको ये कहते थे कि किधर है 1 करोड़ नौकरियां,
एवरेज सालाना 18 लाख लोगों को हम रोजगार के मौके फराहम कर रहे थे। मैं नए लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐड हो रहे थे। तो उसके बाद कोविड के बदतरीन हालात में जो हमने परफॉर्म किया, दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज टॉप 3 में हम शामिल रहे। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बूम, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे वहां पे भी जो मजदूर थे वो नहीं मिल रहे थे और लोगों के वेजेस बढ़ गए। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो बूम था, आपकी रूरल इकोनॉमी जिस तरह से एट पीक थी। और जी, तो अभी आप देखें ना एक एक चीज, मतलब तबाही और बर्बादी इन्होंने हमारा मुकद्दर लिख दिया है और फिर उसके बाद मजबूर किया जा रहा है कि जी अब सोचे हैं कि एयरफोर्स के त्यारे पे एक ऐसी शख्सियत को लाया गया तिलस्माती टोपी पहन के, जिसने आके फूंक मार के, वो तो खैर पीएम ने बता दिया ना हमें कि फूंक के एक मौलाना है, वो फूंक मारेंगे तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो ये डार साहब की जो डॉलर की कंट्रोल के लिए जो उसको नकेल डालने के लिए जो लफाजी की गई, और गजब खुदा का ये कि जाहिर है बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोगों का और बड़े इस मुल्क में एक अच्छा खासा तबका जो चीजों को समझता है, उनके सामने एक जोकर आके मतलब जिस तरह से शेरो शायरी के थ्रू हमारी इकोनॉमी को और गुर्बत को खत्म करने की रेसिपीज, और माशाल्लाह डार ने तो एक और भी बात बता दी है। बेशक मोमन का ये बिलीव है कि अल्लाह ताला ही सारी मुश्किलों का हल अल्लाह के पास है, और आपको पता है कि ऊंट को बांध के फिर उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने की हिदायत की गई है। तो जिसने आके कंट्रोल करना था उसने हमें एक वजीफा बता दिया बाहर कि वो हम उसका जिद करें। तो मुझे लगता है जिसमें वो उन्होंने डिप्रेशन से निकलने की ट्वीट किया। तो मैं ये कह रही हूँ कि डिप्रेशन तो सिर्फ कौम को आपका ही है, तो आप चले जाए तो डिप्रेशन खुद ही हमारा दूर हो जाएगा। उसी फ्लाइट को पकड़े जो आपको लाए हैं। मैं तो उनसे भी अपील करती हूँ कि इसने माशाल्लाह जो कारनामे कर दिखाए हैं, नहीं तो पकड़ के जिन केसेस वेट कर रहे हैं, इनका जो इदारे वेट कर रहे हैं, उनका पकड़ के अंदर डाल लें इनको, ताकि शायद कौम को डिप्रेशन से निजात मिल जाए। एक ही तरीका है कौम को डिप्रेशन से निजात मिलने का कि आप लोगों से निजात मिले, और अल्लाह देगा, अवाम लेगी ये निजात। ठीक है जी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ज्वाइन कर रही थी, हमें तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। हमें ज्वाइन किया आरिफ चौधरी साहब ने, एक्सपर्ट ऑन लॉ। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।